हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, जिसका एक सब्जेक्ट कोड है हमारे पास K2006। सब्जेक्ट का नाम है लॉ ऑफ टैक्सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के साथ आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और इन सारे क्वेश्चंस की फ्री नोट्स पीडीएफ मिलेगी आपको। और इन सबको लेने के लिए आपको मेरे नंबर 8851450051 पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आपको जल्द से जल्द इन सारे नोट्स की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और जब आप अपना सेकंड सेमेस्टर पार करके थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर की वीडियो आपके एग्जाम से पहले ही सारी मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स कोड सब्जेक्ट की। और उन सब्जेक्ट के अगर पीडीएफ चाहिए आपको, फ्री नोट्स की पीडीएफ, तो वो मेरे से आप ले सकते हैं मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके 8851450051। ये जो पीडीएफ रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और जिस तरीके से 6 सेमेस्टर के पेपर के मैंने क्वेश्चंस डाले थे वही क्वेश्चंस आए एग्जाम के अंदर, और यही प्रेडिक्शन मैं सेकंड सेमेस्टर के साथ कर रहा हूं। K2006 सब्जेक्ट कोड है लॉ ऑफ टैक्सेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो सरकार वसूलती है आपसे अपनी कमाई के ऊपर, यानी कि आप जो भी इनकम कमा रहे हैं। सपोज करिए आपने एक इनकम कमाई 5,000 रुपए, 5,000 रुपए के ऊपर सीधा डायरेक्ट टैक्स आपसे लिया जाएगा, जो कि इनकम टैक्स होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे हम ITR भी बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो जो आपकी कमाई के ऊपर होता है तो आपको ये टैक्स देना होता है, और अगर कोई कमाई नहीं की तो वो टैक्स नहीं देना होता। आयकर डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता। देखिए, वे आय कमाई करते हैं तभी इनकम टैक्स देनी करती। देखिए, आयकर डायरेक्ट टैक्स में ही आता है, सॉरी, और आय जब आप इनकम करते हैं तभी आपको डायरेक्ट टैक्स देना होता है। नेक्स्ट आता है फीस या शुल्क। क्या होता है? देखिए, एक शुल्क ऐसा सेवा प्रदान करने के लिए एकत्र किया जाता है जो उन लोगों के समूह को लाभान्वित करेगा जिसे धन एकत्र किया जाता है। देखिए, फीस, देखिए अगर सपोज करिए कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन खोल रखा है, इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए आपको कुछ मिनिमम अमाउंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सारे ग्रुप्स के साथ एक फीस अमाउंट लेंगे। यानी कि अगर आपका स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे फीस लेंगे। अब ये फीस आप एक तो अपनी इनकम के लिए लेंगे, प्लस उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए आप ये फीस लेंगे जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 आ रहा है यहाँ पर, इनकम टैक्स की परिभाषा क्या है? इनकम की परिभाषा क्या है? देखिए, इनकम वह पैसा होता है जो लगभग निश्चित मात्रा में एक ही निश्चित समय के अंतराल पर मिलता है, और वह हम अपने पास कभी मध्यम से आने वाले पैसों को तभी इनकम मानते हैं जब हमारे पास आने वाला पैसा लगभग पहले से अनुमानित निश्चित मात्रा में निश्चित समय के अंतराल पर हमें लगातार मिलता रहे। ठीक है, जो रेगुलर होता है, जैसे जॉब करने वाले लोग, उनको रेगुलर इनकम मिल रही है तो वो निश्चित मात्रा में निश्चित समय के अंतराल पर ही मिलेगा। जब जॉब से मिलने वाली सैलरी, बैंक में जमा पैसे, मिलने वाला ब्याज, पेंशन की रकम, व्यापार में होने वाला प्रॉफिट, ये सभी इनकम होते हैं, क्योंकि व्यापार में मिलने वाले लाभ की मात्रा को निश्चित समय अंतराल पर अनुमानित किया जाता है। देखिए, एक समय के, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर, जिसे गत वर्ष भी बोला जाता है, उस समय पर यह अनुमानित किया जाता है। अगला आता है अशोधित ह्रास। अशोधित ह्रास क्या होता है? अनिर्धारित मूल्य ह्रास की वह राशि होती है जिसे निर्धारित P&L खाते में पर्याप्त लाभ नहीं होने के कारण व्यय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। देखिए, ह्रास वो होता है, लॉस होता है। देखिए, लॉस क्या होता है? ह्रास का मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या है? P&L के अंदर आप ये डाल नहीं सकते। लॉस तो लॉस होता है। कोई भी चीज की अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ तो आपकी वैल्यू घटती रहती है। जैसे सपोज करिए, अगर आपने मोबाइल खरीदा 5,000 रुपए का, इस मोबाइल को अगर आप 2 महीने बाद सेल आउट करेंगे तो ये 5 का नहीं बिकेगा, ये आपका बिकेगा 3,000 रुपए का। तो जो 2,000 रुपए आपको लॉस हो गया, ये आपका लॉस में ना जाकर ये डेप्रिसिएशन में जाता है। डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाता है? अशोधित ह्रास। अगला आता है गत वर्ष, पिछला वर्ष, यानी कि एक वर्ष। ये क्या मैं आपको बता दूं, यहां पर 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये जो 12 मंथ्स का टेन्योर होता है, ये पूरा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, और इसे गत वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गत वर्ष। यस। अगला प्रश्न आता है यहां पर, गत वर्ष इसी में पिछला वर्ष एक अवधि में जिसके संबंध में एक व्यक्ति को कर का भुगतान करना होता है। आयकर अधिनियम में पिछले वर्ष को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि होती है। आकलन वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 12 महीने की अवधि है, जिसके दौरान निर्धारित की अपनी राय की वापसी दर्ज करनी होती है। अगला प्रश्न आता है, एक कंपनी को भारत का निवासी कब कहा जाता है? देखिए, न्याय क्षेत्र द्वारा सौंपा गया इकाई जो कि न्यायालय ने दिया है, जिसे यह पंजीकृत या निगमित या उसके व्यवसाय का संचालन करना होता है, जैसा कि विनिमत्र नियंत्रण या करों के उद्देश्य के लिए निवासी होता है। इसे क्या बोला जाता है? कंपनी का निवासी। अगला प्रश्न आता है, ग्रेच्युटी क्या है? देखिए, ग्रेच्युटी वेतन का वो हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है। देखिए,
इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर 5 वर्ष, एक निर्धारित वर्ष है, सपोज करिए इस कंपनी के अंदर ग्रेच्युटी मिलने का टाइम 5 वर्ष है, और यदि व्यक्ति इस 5 वर्ष का टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लेता है तो उसको एक ग्रेच्युटी के नाम पर एक मनी दी जाती है जो कि निर्धारित होती है पहले से कंपनी के अंदर। आयकर अधिनियम की धारा 10 के सब सेक्शन 10 के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में न्यूनतम 5 वर्ष से सेवा अवधि पूरी करने वाला हर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होता है। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेच्युटी अधिनियम कब था? 1972। कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर दिया जाता है। देखिए 15 दिन का वेतन ग्रेच्युटी। इस अधिनियम में कर्मचारी वह कंपनी वेतन पेरोल्स पर रखती है, प्रशिक्षुओं यानी कि ट्रेनिंग्स पर ग्रेच्युटी को नहीं मिलते। जो ट्रेनिंग पर होगा उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती। ग्रेच्युटी के तहत मिली 20 लाख तक की राशि पर टैक्स नहीं देना पड़ता। साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो। देखिए जहां पर कम से कम मिनिमम, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर मिनिमम 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है। ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होगी? मिनिमम हर महीने की 15 दिन की सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगी ग्रेच्युटी, तो इस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगला प्रश्न आता है, कर योग्य व्यापार आय की गणना हेतु प्रत्यक्ष तथा अनुज्ञात एवं अनुज्ञात के व्यंजनों का वर्णन कीजिए। देखिए कर योग्य यानी कि इनकम के जो रिलेटेड आय होगी, यानी इनकम से रिलेटेड, उसकी कैसे ज्ञात करी जाती है। देखिए धारा 57 कटौती के रूप में स्वीकृत हुए। देखिए धारा 57 में जो भी आपने डिस्काउंट करा, जो भी बचाया, उसके स्वीकृत हुए लाभांश या ब्याज आय की प्राप्ति के लिए किया गया वह नियत तारीख के भीतर प्रशिक्षित सीमा तक की गई कटौती कर्मचारियों को कल्याण के धन की दिशा में योगदान के लिए अधिकृत होती है। पारिवारिक पेंशन कटौती को पेंशन के 33 से 113% तक की सीमा पर 15,000 या जो भी कम हो। वर्तमान मरम्मत बीमा मूल्य ह्रास के लिए कटौती पट्टा यानी किराए पर माध्यम से अर्जित की गई आय अनुमानित की जाती है। मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज के लिए 50% के बराबर कटौती की जाती है। धारा 58 कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। व्यक्तिगत व्यय यानी कि पर्सनल एक्सपेंस, टीडीएस टर्म डिपॉजिट एक्सपेंस, सेविंग कटौती के बिना भारत के बाहर ब्याज के या वेतन, धन कर। अगला आता है लॉटरी, कासवट पहेली, दौड़, जुआ आदि से जीते गए संबंध में व्यय, धारा 40A में निर्दिष्ट व्यय। तो ये सारे हमारे कर योग्य व्यापार आय की गणना करने हेतु अनुमानित ब्याज से व्ययों के वर्णन में इसको अलग किया जाता है। तो स्टूडेंट आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको, जैसा कि आपका कल ही एग्जाम है और बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आपकी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर का ये लास्ट एग्जाम लॉ ऑफ टैक्सेशन देके थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे उनको रेगुलर वीडियो मिलेगी थर्ड सेमेस्टर की, और आपको इनके सारे नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।